जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर रखा होगा आपने। मैंने नहीं कर रखा। आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। देखो, आज से एक नया चैप्टर शुरू किया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। नया चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अपन ये चैप्टर देखेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर अपन ने अच्छे से देख चुके हैं, और अब आप जब भी आओगे आपका टेस्ट हो जाएगा, तो तैयार रहो। जो भी पढ़ा है सब तैयार रखो, बिल्कुल रेडी टू, क्योंकि आप घर पे हो, पूरा टाइम है, घर वालों की हेल्प कर रहे हो, उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बचता है। बचाओ तो कैसे निकालो, नाइट में जागो। अभी पढ़ लोगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ याद करते रहोगे तो अच्छी बात है। बाद में बहुत सारा हो जाएगा और याद भी नहीं होगा। अगर परसेंटेज बनानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो साथ साथ चलना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इससे कैसे क्या लिखेंगे, क्या प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। सबसे पहले कई बार इसकी परिभाषा पूछी जाती है और 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, वह क्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपको ये परिभाषा ध्यान रखनी है। ऐसी क्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसे क्या कहेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जैसे दो पदार्थ लिए अपन ने, ठीक है, सपोज आपने एक बर्तन लिया है, अब उसमें क्या किया, दूध डाल दिया, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया। तो दूध से जब दही बनता है तो वहाँ क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और क्या बन गया आपका? दही। क्या बन गया? ये दूध था, इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपने दही डाला या छाछ डाला, उसमें क्या था? आपके जीवाणु थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे, उन्होंने क्या कर दिया? आपके दही का निर्माण कर दिया। तो ये क्या है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात दो पदार्थ आपस में क्रिया करें, दूध और दही क्रिया कर रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं? नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसे क्या कहेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रिया। मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। तो अपन 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन, एक है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है, अब मैं क्या करूं? अगर इसका ये कैप हटा दिया मैंने, अब इसकी शक्ल चेंज हो गई। अब मेरे पास ये दूसरा पदार्थ है, ये मेरे पास डस्टर है, ये चौकोर दिख रहा है, मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, अब इसका आकार चेंज हो गया। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? उसका आकार चेंज हो सकता है, आकृति चेंज हो सकती है। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? आकार, आकृति परिवर्तित हो सकती है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखना। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, भौतिक
भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण। मेरे पास ये बुक थी, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको और फोल्ड किया और उसको छोड़ दिया तो वापस उसी अवस्था में आ गई। तो यहाँ से एक परिभाषा निकल के आ रही है, भौतिक परिवर्तन में आकार आकृति परिवर्तित हो सकते हैं, आकार आकृति परिवर्तित हो सकते हैं। अगर अपन ने परिवर्तन को हटा लिया तो वो वस्तु या जिस पे भी अपन ने लगाया वापस उसी रूप में आ जाएगी परिवर्तन को हटाने पर नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। मैंने इस डस्टर को ऐसे इसको फाड़ दिया, तोड़ दिया, पर क्या नया बन गया? क्या कोई नए पदार्थ बना? क्या नहीं बना। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें आकार में, आकृति में, रंग रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ही आपने परिवर्तन हटाया तो वस्तु वापस उसी रूप में आ जाएगी। कहने का मतलब है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े इसके। जैसे आपने क्या किया, आज आप लिख रहे हो, कॉपी में पानी गिर गया और आपने पेज फाड़ के फेंक दिया, तो कौन सा परिवर्तन है? और आपने फल काट के रख दिए, कौन सा परिवर्तन है? कैसे मारा? क्या बन गया? उनकी सब्जी बन गई क्या? भौतिक परिवर्तन है। आपने पेड़ काटे, किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है। अगर आपने लकड़ी जला दी या पेड़ को जला दिया तो रासायनिक परिवर्तन। तो अपन देखते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होते हैं, किस किस का उदाहरण, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण, या पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये मेरे पास बर्फ थी, ठीक है। बर्फ का सूत्र क्या होता है? H2O, क्योंकि किससे बनती है? पानी से बनती है, ठीक है। अब मैंने इसको गर्म किया तो क्या बन गया? आपका जल बन गया। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। फिर मैंने क्या किया? इसको और गर्म किया तो वाष्प बन गई, भाप बन गई। इसका सूत्र क्या होता है आपका? H2O, ठीक है। अब मैं उल्टा चलती हूँ, मैंने क्या किया? वाष्प को ठंडा किया, क्या बन गया? जल। जल को और ठंडा किया तो क्या बन गया आपका? बर्फ। तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि रूप बदला है। पहले बर्फ थी, पत्थर के जैसी ठोस थी, फिर द्रव में बदल गई, फिर गैस में बदल गई, पर इसका सूत्र तो हमेशा H2O ही रह रहा ना। तो इससे सिद्ध होता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आपने शक्कर को पानी में घोला, शक्कर को पानी में घोलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। अब आप सोच रहे होंगे भौतिक कैसे? शक्कर को पानी में घोलोगे, अगर उसको वापस फिल्टर करोगे, विधियों से की जाती है, अपन नहीं कर सकते, प्रयोगशाला में होती है, तो आपको शक्कर वैसी की वैसी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लोहे को चुंबक बनाना, अपन क्या करते हैं? चुंबक का टुकड़ा लेते हैं, उसके पास लोहे को 3-4 बार घुमाते हैं, फिर उसको हटा लेते हैं। अब उसके कोई कील लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए वो चिपक जाएगी, और जैसे ही वो चुंबक का गुण खत्म होगा वो छोड़ देगी। तो ये सारे कैसे परिवर्तन के उदाहरण हैं आपके? भौतिक। और दे सकते हो पेड़ों का काटना, पेड़ों का काटना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। फलों का काटना, हाँ सब्जी बन गई तो रासायनिक। फलों का काटना, कागज को फाड़ना, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। कागज को फाड़ना, ये सब किसके उदाहरण है आपके? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से उदाहरण है और इसको कैसे परिभाषित करोगे। क्वेश्चन आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, तो आपको इस प्रकार से अंतर करना है। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं। अगर वो गुण पूछे तो भौतिक परिवर्तन के गुण देख लो।
भौतिक परिवर्तन के गुण। कैसे कहोगे कि हाँ ये भौतिक परिवर्तन है? तो सबसे पहला है पदार्थ की या पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक का मतलब होता है बाहरी रंग रूप आकार आकृति। पदार्थ के भौतिक गुणों, भौतिक गुणों में जैसे रंग लिख दोगे, आकार लिख दोगे, अवस्था लिख सकते हो, गंध लिख सकते हो। परिवर्तन होता है। क्या होता है? उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा लिखेंगे यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। हाँ नहीं, जैसे अस्थायी का मतलब है बेटा, जैसे ये है, मैंने इसको फोल्ड किया, अब इस पे जैसे मैं अपना प्रेशर हटा दूंगी वापस उसी अवस्था में आ गया, तो अस्थायी है ये। हाँ, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का, इसमें भौतिकी तो पढ़ रहे हैं अभी। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये दो बार है। नहीं बेटा, ये सब अपन उसी का पढ़ रहे हैं, सिर्फ गुण लिखना। वो पूछे कि भौतिक परिवर्तन के गुण लिखो तो आपको इस तरीके से लिखने पड़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन में गुणों में परिवर्तन होता है, अस्थायी होता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसे कहेंगे अपन भौतिक परिवर्तन। उदाहरण लिख सकते हो आप। ठीक है, अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन पे। अगला परिवर्तन है आपका रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के रंग रूप आकार आकृति सब में हो जाता परिवर्तन, या ये कह सकते हैं वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता, वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये लाइन सुनने पता चल जाता है कौन सा है। हाँ, बस दिमाग में सेट करना है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं इसके गुण या उदाहरण देखते हैं। पहले देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और बार बार पूछा जाता है, कोयले का जलना। हाँ, कोयले का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। कैसे है समझ लो। कोयला में क्या होता है? कार्बन। जलाने में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयले का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। क्यों? क्योंकि जो कोयला होता है वो होता है कार्बन, ऑक्सीजन जला रही है, तो कार्बन के गुण अलग होते हैं, ऑक्सीजन के अलग होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। इन दोनों ने क्रिया करी और तीसरा पदार्थ बना लिया, तो किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। दूध से अपन ने दही बनाया, दही का टेस्ट ही अलग होता है, इसके अलावा उसके गुण भी अलग होंगे, उसका रंग रूप तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल सकता है पर उसके लक्षण बिल्कुल अलग होंगे, नया पदार्थ बन गया। तो ये किसका उदाहरण है? आपका रासायनिक परिवर्तन।
सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जाता है, लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जब जंग लगती है तो क्या बनता है? लोहे को बोलते हैं आयरन, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन का ऑक्साइड Fe2O बनाता है। ये सूत्र पूछा जाता है जंग का सूत्र Fe2O, ठीक है। तो लोहे पे जो जंग लगती है वो किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का, क्योंकि जंग का संगठन अलग होगा, लोहे का संगठन अलग होगा। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आपने कागज लिया या पेड़ को जला दिया, तो पेड़ में क्या था? कार्बन भी था और सेलुलोज वगैरह थी, और क्या बन गया? कोयला बन गया, ठीक है। इसके अलावा किसी के शरीर को जला दिया तो नए पदार्थ का राग क्या? बिल्कुल नया है। सब्जी बनाई आपने, सब्जी को पकाया, उसमें पता नहीं क्या क्या मसाले मिलाए, वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आटा था, आटे से आपने हलवा बनाया तो उसमें उसका टेस्ट अलग हो गया, उसमें और कोई सब्सटेंस मिल गए, नया पदार्थ। अब एक उदाहरण और बताना, जिसका आपने एप्पल ली, ठीक है, और उसको काट के खुले में रख दिया, उसके ऊपर काला काला सा आ गया, तो वो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। अगर वो काला काला सा पदार्थ नहीं आया तो वो भौतिक परिवर्तन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना। कौन सा उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना। ये दोनों में आता है, इसमें भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक। अगर मोमबत्ती है आपकी, मोमबत्ती क्या हो रही है आपकी? जल रही है, ठीक है। अगर जल के उसका कुछ भाग नष्ट हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और वो पिघल के नीचे इकट्ठी हो रही है तो भौतिक परिवर्तन। तो ये इकलौता एग्जाम्पल है जो दोनों में लिख सकते हो आप। ये इकलौता एग्जाम्पल है जो आप दोनों में ऐड कर सकते हो, भौतिक में भी और रासायनिक परिवर्तन में भी लिख सकते हो। तो ये था आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब देख क्या हो गया? घी भी तो है, घी को भी गर्म करते हैं, वो पानी जैसा हो जाता है। नहीं वो तो पिघल, वो नहीं घी को पिघला वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, छाछ से घी बना रहे हो वो अलग हो जाएगा। अगरबत्ती का जलना, हाँ, नया पदार्थ बन रहा है। बहुत सारे उदाहरण है। घी को मेल्ट कर रहे हो ना, पिघला रहे हो, वो तो भौतिक है, रासायनिक नहीं है, क्योंकि पिघल के क्या था? ठोस से द्रव में आ गया वो। अभी बर्फ वाला देखा था ना, पर जल सूत्र तो सेम रहा ना भाई, घी का सूत्र तो सेम हो रहा, सूत्र थोड़ी बदल रहा है, पिघल ही रहा है, अवस्था ही बदल रही है उसकी। आप फ्रिज में रख दो वापस जम जाएगा वो तो। फ्रिज में अगर घी को वापस फ्रिज में रख दो जम जाएगा, और उसको गर्म करो पिघल जाएगा। पर क्या है? वो भौतिक परिवर्तन है। अब देखते हैं वो रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण कि किसको कहेंगे कि इन गुणों के आधार पर ये रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए लिखेंगे परिवर्तन स्थायी है। दूध से दही बना लिया आप, अब कुछ भी कर लो वापस दूध, कुछ भी कर लो आप, कितने हाथ पैर मार लो, चाहे जो कर लो, दूध दही से दूध नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते। तो ये परिवर्तन कैसा आपका? स्थायी परिवर्तन है। दूसरा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही तो मेन पॉइंट है इसका। रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है? नया पदार्थ बनता है, और आप चाहो कि दोबारा वो पदार्थ बना ले तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये था आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आपकी क्वेश्चन बनता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। 3 नंबर का आ रहा है तो उदाहरण सहित गुण सब लिखने हैं। 1 नंबर का आ रहा है तो दोनों की परिभाषा लिखनी है। अंतर पूछ रहा है तो एक तरफ भौतिक एक तरफ रासायनिक,
अंतर 2 नंबर का, 1 नंबर का, उस हिसाब से आप अंतर लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कैसे घूम फिर के आ सकता है और बिल्कुल ईजी सा मेरे हिसाब से याद हो गया क्लास में। अब चलते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाओं में और अगला है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो आप। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, किस तरीके से लिखते हैं उसको, संतुलित कैसे करेंगे, ये सारा अपन यहाँ देखेंगे। तो देखो रासायनिक समीकरण में क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अणुओं और सूत्रों से लिखते हैं। इसकी परिभाषा लिखा दूंगी मैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अणु सूत्रों से या सूत्रों से प्रदर्शित करते हैं, उनके बीच में तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो अपन पहले परिभाषा देखते हैं और फिर आगे देखते हैं कि समीकरण कैसे लिखें। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों व प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं। अणुसूत्रों व प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों व प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता या करते हैं, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो है परिभाषा। पूछते हैं परिभाषा, पूछते हैं रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखेगी। ठीक है, इसके अलावा अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, उसका तरीका क्या होता है, कौन से नियम काम करते हैं, तो वो लिखते हैं। अपनी हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। इसको अच्छे से समझ लेना। वैसे आप 9th में भी पढ़े हुए हो। 9th में भी अपन ने देखा था कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, किस तरफ कौन सा आएगा, उसके बीच में क्या होगा, किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना है। ये सारे पिछले साल भी थे और इस साल भी है। और आपके क्वेश्चन आता है 1 नंबर से लेके 1.5 नंबर या 2 नंबर का कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आपको करना क्या है वो देखो। सबसे पहले रासायनिक समीकरण में क्या होंगे, 2 पक्ष होंगे, दायां और बायां पक्ष। 2 पक्ष होंगे, दायां होगा और बायां पक्ष। 2 पक्ष होंगे, उनके बीच में क्या होगा, तीर का निशान होगा। 2 पक्ष होंगे, दाईं तरफ और बाईं तरफ, और इनके बीच में क्या होगा, आपका तीर का निशान होगा। अब देखो कैसे लिखते हैं। जैसे अपने पास दो तत्व है ए, ठीक है। अब अपन ने इसके बीच में निशान लगा दिया तीर का, और ये क्रिया करके क्या बना लेता है, बी। ये क्रिया करके क्या बना लेता है, बी। तो इसको क्या कहेंगे, क्रिया कारक, रिएक्टेंट। और ये क्या है आपका उत्पाद। मैंने क्या कहा, रासायनिक समीकरण में ये क्या हो गया आपका बायां पक्ष और ये क्या हो गया आपका दायां पक्ष। ठीक है, 2 क्रिया, एक क्रिया कारक होगा, क्रिया कारक क्रिया करके क्या बनाएगा, आपका उत्पाद बनाएगा। क्रिया कारक और उत्पाद के बीच में क्या होगा, तीर
क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में क्या होगा, तीर का निशान होगा। अब अगर क्रियाकारक और उत्पाद एक से ज्यादा है, मेरी बात पे गौर करना, अगर क्रियाकारक और उत्पाद एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। जैसे दो क्रियाकारक है ए प्लस बी, ठीक है, इन्होंने क्रिया करके क्या बनाया आपका ए बी बना दिया। तो अगर क्रियाकारक दो है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। अगर उत्पाद भी दो है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा आपके, प्लस का नहीं, प्लस ही चलेगा, माइनस कहीं नहीं लगाना है, माइनस कहीं भी नहीं लगाना। दोबारा देखो इसको, कंफ्यूजन मत हो। अगर क्रियाकारक और उत्पाद दो दो है, ये क्रियाकारक है आपका, ये क्रियाकारक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दूं 3 है। अब उत्पाद बन रहे हैं आपके, एक ने बना लिया ए बी और दूसरा हो गया सी। तो क्रियाकारक और उत्पाद जब संख्या में एक से ज्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का निशान लग जाता है। बस इतना तो समझा, ठीक है। अभी अपन ने एक उदाहरण देखा था, कार्बन, कोयले का जलना, ऑक्सीजन और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया है, कार्बन का जलना, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन का जलना रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो किसको कहाँ सेट करना है ये निर्भर करता है आप पे। कोई सा एग्जाम्पल कहीं डाल सकते हो जब याद होगा तो, और ये पता होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में जब ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी का निर्माण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th में याद आ रहा है क्या, 9th क्लास वाला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम क्या कहता था, ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता और ना ही नष्ट होता है। सपोज मैंने यहाँ कार्बन का एक अणु लिया है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए, तो आपके देखो कार्बन एक ही बन रहा है, ऑक्सीजन 2 ही बन रहे हैं क्या, 3 बन रहे हैं क्या, नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी पदार्थ का निर्माण होता और ना ही नष्ट होता है। जितना था वो परिवर्तित हो जाता, वो उसके साथ जुड़ जाएगा, वो उसके साथ जुड़ जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि अभिक्रिया में जितने परमाणु या अणु इतने थे, उत्पाद भी उतने ही बनने चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु और अणुओं ने भाग लिया है, उत्पाद भी उतनी संख्या में बनना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, समीकरण संतुलित करना। जैसे समझो इस चीज को, 9th में भी करे हुए बेटा, अपना ये नया टॉपिक नहीं है अपने लिए, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, N2 + H2 और मैंने क्या बना दिया, 2NH3 बना दिया। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थों का निर्माण होता ना ही नष्ट होती, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन 2 है, ये तो बैलेंस है आपका, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है, पर हाइड्रोजन कितनी है, 3 दूनी 6, यहाँ तो 2 ही है। तो अब अपन को किस चीज की जरूरत है, अपन को समीकरण संतुलित करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, अभिक्रिया के शुरू में जितने परमाणु या अणु थे, अभिक्रिया में उत्पाद भी उतनी संख्या में बनने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर, देखो सबसे पहले क्या किया जाता है जब रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, O किसका प्रतीक है, ऑक्सीजन का, H किसका है, हाइड्रोजन का। सबसे पहले इनको संतुलित करते हैं। सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, बाद में दूसरे देखेंगे अणु या परमाणु जो भी है। और संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, एक संख्या लगा देते हैं, एक संख्या से गुणा कर देते हैं। वो संख्या कैसे होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 का तो कोई महत्व है नहीं,
कैसे नंबर होंगे 2 3 4 5 6 7 जितना भी करना चाहो, पर आप 1/4 करो 1/6 करो, ये नहीं होगा। इन चीज़ों को ध्यान रख लेना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कुछ नहीं लगा सकते, जो भी 2 4 6 लगाओगे वो आगे ही लगाओगे। मेरी बात को गौर से सुनना, जो भी लगाओगे ये तो होगा ही नहीं, आपके बटे वाला तो आएगा ही नहीं। ये तो दिमाग में सेट कर लो, बटा तो कभी आएगा ही नहीं समीकरण संतुलित करने में, ठीक है। इसके अलावा जो भी संख्या लगाओगे आप, जैसे 2 लगा रहे हो, कहीं पे 4 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे क्या है आपके यहाँ 3 दूनी 6 हो रहे ना, तो आप यहाँ 6 कर दो, किसी को हटा नहीं सकते। जैसे यहाँ H2 है तो ये 2 ही रहेगा। आप सोचो यहाँ से इनमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, इनको हटा नहीं सकते, सिर्फ अपने पास एक अधिकार अपन जोड़ सकते, ठीक है। और जो वो गुणा करेंगे, गुणा कर सकते हैं, वो संख्या आगे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख सकते, ऊपर भी नहीं लिख सकते। आप स्क्वायर लगा दो आपकी मर्जी से, वो भी नहीं चलेगा। आप नीचे लगा दो, वो भी नहीं चलेगा। मतलब घात नहीं लगा सकते, स्क्वायर नहीं लगा सकते, नीचे जो कुछ लगाना है इनके आगे लगाना। तो ये तो संतुलित है, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन 2, इसका मतलब क्या हो रहा है, सारे से गुणा हो रहा है ये 2, इसका मतलब तो यही हो ना। तो अपने हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6 हैं, तो मैं यहाँ लगा दूँ 3, 3 दूनी 6, हो गई संतुलित। ऐसे संतुलित करनी है आप। इसको अपन डिटेल से देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण लेके। तो जो मेरा आज वाला लेक्चर है समीकरण संतुलित करने वाला, ये 1 नंबर से लेके 2 नंबर तक का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और 3 नंबर का कब आता है, इसके स्टेप लिखो कैसे क्या संतुलित करेंगे, और 2 उदाहरण लिखो, तब 3 नंबर का भी आ सकता है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू। और कोई समस्या हो तो पूछ